नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल हमने आपको एक एक्सपोजे दिखाई थी कि कैसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया और कोई एक अदालत अगर कर देती तब भी बात बन जाती कि भाई दूसरी अदालत ने इसको करेक्ट कर लिया। निचली अदालत ने ब्लंडर किया, उच्च अदालत ने ब्लंडर किया, फिर सर्वोच्च अदालत ने ब्लंडर किया। खैर, उस ब्लंडर को सर्वोच्च अदालत ने ही दुरुस्त भी किया, लार्जर बेंच से दुरुस्त किया गया। मामला एक बार फिर से मैं बता देता हूं। कल आपने देखा होगा, कल के हमारे इस रिपोर्ट के बाद, क्यूवाइब की रिपोर्ट आने के बाद जबरदस्त हंगामा बरपा है जुडिशियल गैलरी में और पावर गैलरी में। खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ होम में बहुत चहलकदमी बढ़ गई है। चर्चा हो रही है कल से ही लगातार, और जुडिशियल गैलरी में तो समझिए कि एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि इस पर निर्णय होना क्या चाहिए। मतलब गुस्से में लाल हैं सीजीआई सूर्यकांत, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये बात तो हुई थी। ऐसा नहीं था कि सीजीआई सूर्यकांत इस बात से अनभिज्ञ होंगे, विज्ञ थे, लेकिन तब शायद वो उनके जिम्मे जो काम मिलता था उसे वो करते थे। लेकिन आज वो देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। वो एक अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं है, पूरे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। और ये देश के स्तर पर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह गलती हो गई। एक जगह अगर गलती हो गई होती तो बात अलग थी, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक गलती नहीं, भयंकर ब्लंडर जिसे आप कहते हैं, भयंकर और भयावह। भयंकर और भयावह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मामला सजाए मौत का नहीं होता, अगर मामला आजीवन कारावास का नहीं होता, मामूली बात होती, 1-2 साल की सजा हो गई होती, कुछ इकोनॉमिक फाइन लगा दिया गया होता, तब भी बात बन जाती। लेकिन 1-2 साल का भी मामला उतना ही खतरनाक होता। लेकिन सजाए मौत, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जब आप ऐसी सजा मुकर्रर करते हैं, ऐसा जब आप प्रोनाउंसमेंट करते हैं, तो उस सजा के प्रोनाउंसमेंट के पहले कई बार जज को सोचना पड़ता है। बल्कि एक परंपरा है कि जब आप मृत्यु दंड देते हैं तो जिस कलम से वो ऑर्डर पर साइन होता है मृत्यु दंड को, उस कलम को तोड़ दिया जाता है। मतलब वो एक प्रकार से अभागा कलम है जिस कलम से मृत्यु दंड का ऑर्डर लिखना पड़ा, और उसको डिसमेंटल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऐसी परंपरा है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजकल मृत्यु दंड के तरीकों पर सुनवाई हो रही है कि मृत्यु दंड के जो तरीके हैं वो बहुत ही बीभत्स हैं। जो हैंगिंग टिल द डेथ आप जो ऑर्डर आता है, वो तरीका गलत है। कई बार उसमें मृत्यु हो नहीं पाती है तो लोगों की छटपटाहट होती है जिनको ये मृत्यु दंड मिलता है। बहुत कठिन होता है ये मृत्यु। इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और इसे ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कह करके अंडर द कारपेट डाल दिया गया। लार्जर बेंच आई, लार्जर बेंच ने करेक्ट किया और फिर सबको बरी किया और निर्दोष मुक्त किया, और फिर 30-30 लाख का कॉम्पनसेशन देने का आदेश दिया। मामला 2003 का है, नासिक महाराष्ट्र का है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। अब मित्रों, खबर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, लार्जर बेंच ने यह आदेश दे दिया कि जो असली हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए, तो असली हत्यारा कहां है? 2019 को बीते हुए अब 7 साल हो गए हैं, 2026 हो गया है। 7 साल में
पुलिस को जिसको कि हत्यारे को गिरफ्तार करना था, असली हत्यारे को, अगर ये 6 लोगों ने हत्या नहीं की, जिसमें से 3 लोगों को मृत्युदंड और 3 को आजीवन कारावास है, तो अगर ये 6 लोगों ने हत्या नहीं की, जिनको मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उसी सजा में को खारिज कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, निर्दोष साबित कर दिया गया है, तो फिर असली हत्यारा कौन है? इसके जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस वही कर रही है जो दिशा केस में कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस अभी कुछ दिन पहले वही काम किया है जो ठीक मई महीने में, पिछले मई में, फिर दिसंबर में, फिर पिछले लास्ट दिसंबर, नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी को तलब किया है, डीजीपी को, और कहा कि आप ये काम करेंगे, इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेंगे या हम लें। वही मामला था। उसी प्रकार से फर्जी एक्सीडेंट, फर्जी डेथ, फर्जी कुछ भी मर्डर दिखा करके निर्दोष को फंसा दो, दोषी को छोड़ दो। अब यह कहा जा रहा है कि वो जो हत्यारा है, जो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या किया है, वो रसूखदार था और रसूख होने की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, अगर पुलिस उनको नहीं फंसाती तो पुलिस की वर्दी चली जाती। तो पुलिस ने सारे साक्ष्य को फैब्रिकेट किया, सारे साक्ष्य मनगढ़ंत थे, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट मैच नहीं हो रही थी, फिर भी सारे साक्ष्य को गढ़ा गया और उसी साक्ष्य के आधार पर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए, मुंबई हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक उसी साक्ष्य के आधार पर, फैब्रिकेटेड साक्ष्य के आधार पर सजा की तामील करवा ली गई। सजा की तामील मतलब सजा प्रोनाउंस करवा ली गई, तामील तो हुई नहीं। अगर तामील हो गई होती तो वो 6 जो निर्दोष व्यक्ति थे बेचारे, 2-3 तो स्वर्ग सिधार गए होते और 3 आजीवन कारावास काट रहे होते। हालांकि तीनों ने मिलकर के, मैंने कल ही बताया था कि आजीवन कारावास के हिसाब से सजा काट ली। अब जस्टिस अरिजीत पशायत और जस्टिस मुकुंदम शर्मा की 2 खंडपीठ ने, 2 सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कहने के लिए नहीं है, सुप्रीम दर्शन में है। तो सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की जा रही थी कि हाई कोर्ट ने जो जिस आधार पर यह प्रोनाउंसमेंट किया है, उसकी ठीक से तहकीकात की जाती, जांच की जाती और पड़ताल करने के बाद यह प्रोनाउंसमेंट होता। तो क्या अरिजीत पशायत ने और मुकुंदम शर्मा ने, दोनों जस्टिस ने ग्रॉस मिसकैरेज किया है? इसके जिम्मेदार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस होंगे या मुंबई हाई कोर्ट के भी जस्टिस होंगे, या जो पहली गलती की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वो होंगे, या ये तीनों होंगे? मतलब तीनों कोर्ट के जज होंगे। और अगर तीनों कोर्ट के जज होंगे तो क्या तीनों जेल जाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ इसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कह के नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत तो रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए आपने सीआरपीसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता लाई, बड़ी अच्छी बात है, नाम चेंज कर दिया। अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे कानून थे, उसको आपने चेंज किया, परिवर्तित किया और भारत की अपनी संहिता, भारतीय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। ये किस लिए लाए? ये सिर्फ इसीलिए लाए कि आपके जहन में जुडिशियल रिफॉर्म बसा हुआ था। अब जुडिशियल रिफॉर्म, अन्य चीजों पर तो झगड़ा होती है, चर्चा भी होती है कि कॉलेजियम के तहत जो जजों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, नेशनल लॉ कमीशन बनना चाहिए और उसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो नेशनल लॉ कमीशन बने, वो स्वायत्त संस्था हो, वो स्वायत्त तरीके से जजों के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर तैयार करे और
इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जजों की नियुक्ति हो नेशनल लॉ कमीशन के द्वारा। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में तो अच्छी लग रही है। लेकिन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी, हालांकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंट एजेंसी तो है, लेकिन वो फिर बाद में सरकार के अधीन हो जाती है। अगर लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की तरह इंडिपेंडेंट रहेगी? लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर सरकार का दबाव नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के भी कमिश्नर को भी चुनने का जो नया फार्मूला आ गया है उसमें तो इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, क्योंकि दो लोग तो सरकार की तरफ से आ गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को बहाल रखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसमें सदस्य बना दीजिए अपॉइंटिंग कमिटी में, सर्च कमिटी हो या अपॉइंटमेंट कमिटी हो। अपॉइंटमेंट कमिटी में अगर थर्ड पार्टी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और एक सरकार का नुमाइंदा होता है या प्रधानमंत्री होते हैं उस कमिटी में, तो कम से कम इंडिपेंडेंस बहाल रहेगी और इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि जो तीसरी पार्टी है उससे अपेक्षा की जाएगी ना तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ टिल्ट होगा, ना ही वो सरकार की तरफ टिल्ट होगा, और वो चीफ जस्टिस हैं, वो न्याय के प्रतिमूर्ति हैं, तो न्याय भी करेंगे। लेकिन इसको माननीय मोदी जी की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप कौन होते हैं खामखा? ये तो भाई हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा और हम लोग तय करेंगे, पार्लियामेंट तय करेगी, हम सरकार में हैं तो हम तय कर लेंगे। मोदी जी शायद ये सोच रहे हैं कि वो जब तक हैं तब तक उन्हीं की सरकार रहेगी, नंबर वन, और भारतीय जनता पार्टी वाले भी सोच रहे हैं कि उन्हीं की सरकार आने वाले सैकड़ों वर्षों तक रहेगी, फिर देखा जाएगा। आप जब कोई भी कायदा कानून बनाते हैं तो उसकी लॉन्जिविटी को देखते हैं कि वो कब तक के लिए प्रासंगिक रहेगा। इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, अपोजिशन के लोग आएंगे तो इसी तरह से मिसयूज करेंगे जैसे आज आपके ऊपर मिसयूज होने का आरोप लग रहा है। तो सवाल यह है कि ये जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को ठीक कौन करेगा? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सब चुप हो गए, 6 वर्ष बीत चुका है और महाराष्ट्र की पुलिस वही काम कर रही है जो दिशा सालियान के केस में कर रही है। 5 वर्ष बीत चुका है, उसने क्लोजर रिपोर्ट, एक फर्जी क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। एसीपी के ऑफिस में, कोर्ट में नहीं गया है दिशा सालियान का क्लोजर रिपोर्ट, किसी कोर्ट में नहीं गया है। एसीपी अधिकारी के सामने मुंबई की मलवानी पुलिस स्टेशन ने जांच की और कहा कि ये एक्सीडेंटल डेथ था, इसको जाकर के अपने एसीपी, डीसीपी के लेवल के अधिकारी के पास भी नहीं, एसीपी लेवल के अधिकारी के पास जाकर के दे दिया और कहा ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, हमने जांच कर लिया। एसीपी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने बढ़िया जांच कर ली है। घोर अनर्थ चल रहा है देश में, घोर, सबके सब आंख मूंदे हुए हैं। कानून का हर स्तर पर, एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर मोड़ पे कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। अब सीजेआई सूर्यकांत परेशान है। सीजेआई सूर्यकांत को लग रहा है कि किधर ठीक करूं, इधर ठीक करूं कि इधर ठीक करूं। अब जो बात पुरानी हो गई थी उसे छोड़ दूं? नहीं, क्यूबाइब ने दम ठोक करके उठा दिया। क्यूबाइब की खबर के बाद जुडिशियल गैलरी में हंगामा मचा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, एडवोकेट चर्चा कर रहे हैं, जस्टिस चर्चा कर रहे हैं कि सही बात है भाई, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया तो जस्टिस अरिजीत पसायत, मुकुंदम शर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, इसकी कोई पेनल्टी है या नहीं है? उनकी बुद्धि कहां गई थी? सुप्रीम कोर्ट के जज से यह गलती हुई है, आप मृत्यु दंड दे रहे हैं, सब चुप। अब फाइल पहुंच गई है मित्रों होम मिनिस्ट्री, और माननीय अमित शाह जी इस बिंदु पर पड़ताल शुरू कर दिए हैं कि ये जो घटना हुई ये कैसे हुई। होम मिनिस्टर को तड़ीपार कहा गया,
चर्चा हुई, होम मिनिस्टर को क्या नहीं कहा गया, कितने लांछन लगे, लेकिन वो पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, गरीब परिवार के लोग ही मारे गए थे, एक ही परिवार के, गरीब थे या अमीर थे भगवान जाने। आप जानते होंगे अमीर ही होंगे, तभी तो डकैती हो रही थी। अमीर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने आज तक ये पीआईएल दायर नहीं किया है। किधर है दुष्यंत दबे जी और किधर है माननीय प्रशांत भूषण जी? आप तो पीआईएल के सूरमा हैं, मैं तो आपसे अपेक्षा रखता हूं, लेकिन दुष्यंत दबे जी जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, जस्टिस सूर्यकांत के अपॉइंटमेंट के पहले जस्टिस बोबड़े आ रहे थे और जस्टिस सूर्यकांत के पहले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। दुष्यंत दबे साहब, दुष्यंत दबे साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कुछ आया नहीं दुष्यंत दबे साहब का। दुष्यंत दबे साहब ने एक भी बार नहीं कहा कि साहब इतनी बड़ी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ेगी, वरना लोगों का भरोसा कानून से उठ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। लोअर कोर्ट से गलती हो गई थी, हाई कोर्ट से गलती हो गई थी, यहां लोगों की आस होती है कि यहां कम से कम आंख कान खोल करके, दिमाग अप्लाई करके इतना महत्वपूर्ण दंड को आप प्रोनाउंस करने जाएंगे तो आप अपने दिमाग, आंख, कान, नाक सबको खोल के रखेंगे। दुष्यंत दबे गायब है पूरा। और कहां है वो जयसिंह? इंदिरा जयसिंह किधर है? किधर है इंदिरा जयसिंह? इकोसिस्टम के जज इसमें पकड़ा गए थे। अरिजीत पसायत जी के ऊपर अब कहते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम, कि उसी इकोसिस्टम के ये जज थे। तो इकोसिस्टम के इंदिरा जयसिंह गायब है अभी, जो कानून की बड़ी रखवाली है। अभिषेक मनु सिंह भी गायब हैं, कपिल सिब्बल गायब हैं, इंदिरा जयसिंह गायब हैं, दुष्यंत दबे गायब हैं। गए कहां ये लोग? छुप गए हैं कहीं पर, जाते खटखटाते सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस का दरवाजा और कहते 6 साल बीत गया है, आपका डिक्लेरेशन है, आपका ऑर्डर है कि असली हत्यारे को पकड़ के लाना है। तो असली हत्यारा कहां है? 30-30 लाख रुपए मिल गए क्या? इसकी पुष्टि कर दीजिए, मिले कि नहीं मिले। वो घुमंतू 6 लोगों को पकड़ के आप ले आए थे, 16 साल वो जेल काट करके गया है, 30 लाख रुपए उसे मिल गए क्या? 1,80,00,000 का मुआवजा मिल गया क्या? और अगर मिल गया तो यह भी बता दीजिए। मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो कब मिलेगा? और अगर नहीं मिला है, असली मर्डरर गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो ये कंटेम्प्ट किसका हो रहा है? और अगर कंटेम्प्ट हो रहा है तो कंटेम्प्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? कंटेम्प्ट के लिए अगर जिम्मेदार है कोई, तो उसको सम्मन क्यों नहीं जा रहा है? सम्मन भी जाना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए। कौन पुलिस कमिश्नर था? कौन डीजीपी था? अरे यही परमबीर सिंह था, मुंबई का पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन का मुखिया। और 2019 से 2022 तक किसकी सरकार थी? ठाकरे की। कुछ नहीं हुआ। पुणे में कहा दिया कि भाई फर्जी केस बनाओ, ऑर्डर पास करवा लेंगे, करवा लिया, फिर हाई कोर्ट से करवा लिया। तो ये परमबीर सिंह, सचिन वाजे, ठाकरे, पवार लॉबी, सब ने मिलकर के घालमेल किया। इतना बड़ा ग्रॉस इनजस्टिस, पूरी पॉलिटिकल बिरादरी इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, अदालत इन्वॉल्व है, और सबके सब शांत हैं, सबके सब शांत है। और हम जोर जोर से बोल रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं उस पर कोहराम तो मच रहा है, हंगामा तो हो रहा है, फाइल पहुंच रही है,
मिनिस्ट्री ऑफ होम में चहलकदमी बढ़ गई है और अदालत के गलियारों में चहलकदमी बढ़ गई है। बढ़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो क्यूबाइब नेटवर्क बोलता ही रहेगा, तब तक बोलता रहेगा जब तक कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस सीजेआई इस पर कोई संज्ञान न ले ले। देखिए साहब, इस इकोसिस्टम को भी आपको ध्वस्त करना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम इतना निर्लज्ज तरीके से ग्रॉस इनजस्टिस को प्रमोट कर रहा है और पूरी आबादी मौन है, चुप है। अरिजीत पसायत के बारे में कहा जाता है कि उसी इकोसिस्टम के हिस्सा थे वो। मुझे नहीं मालूम मुकुंदम शर्मा के बारे में, लेकिन इनके बारे में चर्चा यही है, उसी लेफ्ट इकोसिस्टम के हिस्सा थे। तो सारे लेफ्ट इकोसिस्टम वाले माने हुए वकील, ल्यूमिनरी लॉयर्स, एडवोकेट्स, काउंसिल्स, वो गायब है। उनकी नजर इस मुकदमे पर पड़ ही नहीं रही है कि वो 6 मासूम का हुआ क्या, दोषी किधर है। और अब नए जो डीजीपी हैं महाराष्ट्र के, मैं समझता हूं कि अगर वो मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो उनको फौरन संज्ञान लेना चाहिए। नासिक पुलिस को तलब करना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया ये 6-7 साल गुजर गए हैं, कहां है असली मर्डरर, किसने की थी हत्या। तो देश में जो इनजस्टिस हो रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा है। लेकिन एक अच्छी बात है मित्रों, खबर आ रही है कि संभवतः सीजीआई इस पर जल्द से जल्द कोई कड़ा रुख अपनाएंगे और इंटरनल तो इंक्वायरी शुरू हो गई है। इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो गई, भले ही पब्लिक में इसको आकर के ना बोलें, मीडिया में जाकर के ना बोलें, लेकिन इंटरनल आदेश जाने शुरू हो गए हैं कि पता कीजिए साहब कि इतनी बड़ी घटना हो गई। ये अगर डेमोक्रेसी को, देश को एक संस्था के रूप में, एक देश के जो सबसे मानी हुई संस्था है जुडिशरी, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसके ट्रांसपेरेंसी, उसके न्याय देने के तरीकों पर अगर लोगों का भरोसा बरकरार रखना चाहते हैं तो इस केस में फैसला करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस सीजेआई और गृह मंत्री अमित शाह जी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और इस पर जल्द ही कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।